तारीख थी 21 सितंबर 2024 और वक्त था दोपहर के लगभग 3 बजे का। अचानक एक घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। वजह थी घर के अंदर से आने वाली तेज बदबू, जिसने 2 दिनों से लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। आखिर इस घर में से बदबू क्यों आ रही थी? क्या यहाँ पर कोई अनहोनी हो गई थी? यही जानने के लिए लोगों की भीड़ इस घर के बाहर जमा थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। वहां मौजूद लोगों ने घर का दरवाज़ा बजाना शुरू किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। दरअसल इस घर में काफ़ी वक्त से एक महिला रह रही थी जो एक मॉल में काम करती थी। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की इत्तला दी। मौके पर पुलिस की गाड़ी पहुंची और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाकर कई आवाज़ें लगाईं, लेकिन अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद पुलिस ने घर के दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। अंदर का पूरा फर्श खून से लाल था, जो देखने से काफ़ी पुराना लग रहा था। देखते ही देखते ये बात पूरे इलाके में फैल गई। जिसने भी इस हादसे को सुना वो सन्न रह गया, क्योंकि इस फ्लैट में रहने वाली 29 साल की महालक्ष्मी का कत्ल हो चुका था और कातिल ने इतनी बेरहमी से उसको कत्ल किया था कि जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। कातिल ने पहले उसे मारा और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश को फ्रिज के अंदर रख दिया और वहां से फरार हो गया। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह था कि आखिर महालक्ष्मी को इतनी बेरहमी से किसने और क्यों मारा होगा। पुलिस की छानबीन शुरू हो जाती है। पुलिस सबसे पहले आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी महालक्ष्मी के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता, क्योंकि वहां सबको यही पता था कि महालक्ष्मी एक मॉल में काम करती है। वो सुबह ही सुबह काम पर चली जाती है और देर रात को वापस आती है, इसलिए उसका किसी से ज़्यादा मिलना जुलना भी नहीं था। वो यहाँ पर अकेली ही रहती थी। पुलिस लाश के टुकड़े समेटकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और महालक्ष्मी के बारे में तफ्तीश शुरू करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि महालक्ष्मी का फ़ोन 2 सितंबर से स्विच ऑफ आ रहा है। उसकी आखिरी बार बात अपनी मां से हुई थी। कर्नाटक की बेंगलुरु पुलिस उसकी मां से संपर्क करती है, तो उसकी मां बताती है कि उसकी आखिरी बार बात 2 सितंबर को हुई थी, लेकिन तभी से उसका स्विच ऑफ आ रहा है। अब बड़ा सवाल यह था कि जब महालक्ष्मी का मोबाइल फ़ोन 2 सितंबर से बंद है तो किसी ने उसकी सुध लेने की कोशिश क्यों नहीं की। पुलिस को लगा कि कहीं महालक्ष्मी के कत्ल में परिवार के ही किसी सदस्य का हाथ तो नहीं है। अब पुलिस की रडार पर महालक्ष्मी का परिवार भी आ चुका था। महालक्ष्मी का मर्डर करने के बाद कातिल ने उसकी लाश के 40 से भी ज्यादा टुकड़े कर दिए थे। पुलिस मानकर चल रही थी कि इसमें किसी महिला का हाथ तो हो ही नहीं सकता, हो ना हो इसमें किसी आदमी का ही हाथ है। अब पुलिस के सामने चुनौती थी, उसका पता कैसे लगाया जाए। पुलिस ने परिवार में पूछताछ की तो पता चला कि महालक्ष्मी के पिता चरण सिंह और पत्नी मीना राणा के साथ 35 साल पहले नेपाल से बेंगलुरु आकर बस गए थे। इनके परिवार में 2 लड़कियां थीं, जिनका नाम महालक्ष्मी और लक्ष्मी था, और इनके 2 ही बेटे थे, जिनमें उक्कुम सिंह और नरेश शामिल थे। परिवार ने महालक्ष्मी की शादी नैल मंगला के रहने वाले हेमंत दास के साथ कर दी। महालक्ष्मी और हेमंत दास खुशी खुशी रहने लगे। कुछ वक्त के बाद इनके घर में एक लड़की पैदा हुई और इसके बाद से इनके बीच तल्खियां बढ़ती चली गईं और इनके परिवार के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। इसी के चलते महालक्ष्मी ने अपने पति को छोड़ दिया। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस सीधा महालक्ष्मी के पति के पास पहुंचती है और उससे महालक्ष्मी के बारे में मालूमात करती है। तो उसका पति बताता है कि उसका अफेयर उत्तराखंड के रहने वाले एक लड़के से था जो सैलून चलाता है। उसका नाम अरशद है। उसके अफेयर के चलते ही उसने उसे छोड़ दिया था। अब वो नहीं जानता कि महालक्ष्मी कहाँ और किसके साथ रहती है। पुलिस अरशद का पता लगाती हुई अरशद से संपर्क करती है, तो अरशद बताता है कि कुछ वक्त तक महालक्ष्मी के साथ उसका रिश्ता रहा, लेकिन महालक्ष्मी को लड़ने की बहुत ज़्यादा आदत थी। इसी के चलते इन दोनों के बीच ज़्यादा दिन तक मोहब्बत का खेल नहीं चल पाया और महालक्ष्मी अरशद को भी छोड़कर चली गई और मॉल में काम करने लगी। अब पुलिस ने मॉल में पूछताछ शुरू की जहां पर महालक्ष्मी काम करती थी। तो वहां पुलिस के सामने एक और नाम आया, मुक्ति रंजन का, जो मॉल में ही महालक्ष्मी के साथ काम करता था।
और इन दोनों के बीच अफेयर की बात भी पुलिस के सामने आई। मुक्ति रंजन ओडिशा का रहने वाला था और यहाँ मॉल में ही नौकरी करता था। वो कई सालों से महालक्ष्मी के रिलेशन में था। पुलिस मॉल से मुक्ति रंजन का एड्रेस लेती है और पुलिस की एक टीम उसके गांव पहुंचती है। तो पुलिस को पता चलता है कि मुक्ति रंजन ने कुछ वक्त पहले सुसाइड कर लिया और उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने लिखा कि वो महालक्ष्मी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन अब वो उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसा ऐंठने लगी थी, जिसके चलते उसके ऊपर लाखों रुपयों का कर्ज भी हो गया था। मुक्ति रंजन ने अपने सुसाइड नोट में यह भी बताया कि उसके और महालक्ष्मी के बीच 3 सितंबर को बहस हुई, जिसके चलते महालक्ष्मी ने मुक्ति रंजन को थप्पड़ मार दिया। इससे वो गुस्से में पागल हो गया और उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर डाला। इसके बाद मुक्ति रंजन को लगा कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। इसके लिए उसने एक प्लानिंग बनाई और उसने महालक्ष्मी के 40 से भी ज़्यादा टुकड़े कर दिए और उनको फ्रिज में रख दिया ताकि उसकी बदबू ना आए और वो बचा रहे। इस कांड को अंजाम देने के बाद मुक्ति रंजन सीधा पश्चिम बंगाल चला गया। वो वहाँ कुछ दिन रुका और 24 सितंबर 2024 को वो ओडिशा अपने गांव वापस आ गया, लेकिन उसकी बेचैनी ने उसको पूरी रात सोने नहीं दिया। उसने सुबह होने का इंतज़ार किया और सुबह होते ही उसने कुछ सामान लिया और घर से बाहर निकल आया। कुछ वक्त बाद ही उसके परिवार को किसी ने खबर दी कि मुक्ति रंजन ने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी है। पुलिस को उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने महालक्ष्मी के बारे में पूरी बात लिखी है। पुलिस को लगा कि अब मामला खत्म हो चुका है। महालक्ष्मी के कातिल ने खुद अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। लेकिन भले ही पुलिस इस केस को क्लोज मान ले, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो अब भी मुंह बाए खड़े हैं और जिनका जवाब अभी तक भी पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। पहला सवाल ये कि मुक्ति रंजन ने जिस हथियार से महालक्ष्मी को मारा और फिर उसके 40 से भी ज़्यादा टुकड़े कर दिए, वो हथियार कहाँ है? वो अभी तक पुलिस बरामद क्यों नहीं कर पाई है? क्योंकि जिस तरह से उसने महालक्ष्मी के टुकड़े किए हैं, उनको देखकर नहीं लगता कि इस काम को करने में किसी छोटे मोटे हथियार का इस्तेमाल किया गया होगा। इसमें कोई मशीन या कटर भी शामिल हो सकता है। वो अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। दूसरा सवाल ये कि पुलिस ने जब महालक्ष्मी की मां से उसके बारे में पूछताछ की थी, तब उसकी मां ने बताया था कि जब 2 सितंबर को उनकी महालक्ष्मी से आखिरी बार बात हुई तो महालक्ष्मी ने अपनी मां से कहा था कि उसकी अपने पति से बात हुई है, जल्द ही वो उससे मिलने वाली है। अगर कोई ऐसी बात थी तो महालक्ष्मी के पति ने यह बात पुलिस को क्यों नहीं बताई कि महालक्ष्मी उससे मिलने वाली थी? और अगर महालक्ष्मी ने अपनी मां से झूठ कहा था तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि उसे इतना बड़ा झूठ अपनी मां से बोलना पड़ा? और तीसरा और सबसे अहम सवाल ये कि महालक्ष्मी के मर्डर के बाद पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही थी, तब 3 सितंबर की रात को ही 2 लड़के एक स्कूटर पर सवार यहां पर दिखाई दिए थे। हालांकि रात ज़्यादा होने की वजह से उनका चेहरा और स्कूटर का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो पाया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी रात को ये लड़के यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? क्योंकि आसपास के लोगों ने बताया कि वो इन लड़कों को नहीं जानते और न ही उनके यहाँ पर इतनी रात को कोई स्कूटर से आया था। तो फिर ये दोनों लड़के इतनी रात को यहाँ करने क्या आए थे? पुलिस अभी तक इस बात का भी पता नहीं निकाल पाई है। और एक सवाल ये कि 2 सितंबर से जब महालक्ष्मी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो किसी दोस्त, रिश्तेदार या उसकी मां ने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि 19 दिनों से महालक्ष्मी का फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है? इस तरह से इस कहानी को पुलिस ने भले ही क्लोज मान लिया हो, लेकिन इस केस के कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है और इसके बीच कुछ और कहानी भी निकलकर सामने आ सकती है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।